मैंने यूनिट में 15 साल तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन पत्नी ने अंधी होकर मुझ पर 20 लाख रिश्वत लेने की शिकायत कर दी। जांच टीम ने 3 महीने तक जांच की, लेकिन एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं मिली। निर्दोष साबित होने के बाद यूनिट के लीडर ने मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगी। मैंने कुछ नहीं कहा और मुड़कर घर चला गया। बेटी के गुलाबी से प्यारे चेहरे को देखते ही अचानक मुझे इन सालों में पत्नी की बेरुखी और उस कजिन की याद आई जो अक्सर हमारे घर आता जाता था। अगले दिन मैं बेटी को लेकर अस्पताल गया। जांच रिपोर्ट आने के उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे। जांच टीम की ग्रुप लीडर वांग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत सूखा और गर्म था। सेक्शन ऑफिसर जाओ, आपको बहुत तकलीफ हुई। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मेज पर एक फाइल रखी थी। लाल हेडिंग और काले अक्षरों में लिखा था, जाओ यी के 20 लाख रिश्वत लेने की शिकायत झूठी होने की जांच का निष्कर्ष। 3 महीने 92 दिन। मैं हर दिन 10 वर्ग मीटर से भी छोटे कमरे में बिताता था। दिन में 3 बार खाना कोई पहुंचाता था। हर दिन 2 बार पूछताछ होती थी। वे मुझसे मेरी हर जमा रकम का स्रोत और हर खर्च की मंजिल पूछते थे। मैंने बार बार बताया। मैंने कहा मैंने पैसे नहीं लिए। वे विश्वास नहीं करते थे, या शायद करते थे। आज सब खत्म हो गया था। ग्रुप लीडर वांग खुद मुझे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर छोड़ने आई। यूनिट की तरफ से मैंने आपके डायरेक्टर जांग से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि आपके लिए एक छोटी मीटिंग रखेंगे और आपकी बदनामी दूर करेंगे। मैंने सिर हिला दिया। घर जाकर अच्छे से आराम कीजिए। आपकी पत्नी के लिए भी आसान नहीं था। मैं रुक गया और उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। हाँ, मेरी पत्नी जाओ रुई ने ही मेरे खिलाफ अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर असली नाम से शिकायत की थी। उसने कहा था कि मेरे बेड साइड टेबल की एक छिपी हुई परत में 20 लाख की बैंक डिपॉजिट स्लिप छिपी है। जांच करने वाले लोग आए, परत तोड़कर खोली, अंदर खाली था, कुछ भी नहीं था। जाओ रुई ने कहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है। जांच करने वालों ने मुझसे पूछा। मैंने उनकी तरफ देखकर सिर्फ 3 शब्द कहे, मेरे पास नहीं है। अब मैं निर्दोष साबित हो चुका था। ग्रुप लीडर वांग ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। चलिए। मैं धूप में खड़ा था, थोड़ी आंखें चूंधिया रही थीं। तभी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। डायरेक्टर जांग का फोन था। जाओ यी, कहां हो? शाम को तुम्हारे लिए स्वागत की दावत रखते हैं। नहीं, तुम बेफिक्र रहो, काम की सारी चीजें मैं संभाल दूंगा। मैंने फोन काटा और घर चला गया। जिस यूनिट में मैंने 15 साल तक कोई गलती नहीं की थी, उसी घटना की वजह से अब मैं सबकी चर्चा का विषय बन चुका था। जिस घर में 12 साल रहा था, उस घर में भी अब वापस लौटना आसान नहीं था। मैंने टैक्सी लेकर पता बताया। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाइयां एक एक करके पीछे छूटती जा रही थीं। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। आखिरकार गाड़ी नीचे रुकी। मैंने पैसे दिए, उतरकर बिल्डिंग में गया। चाबी निकाली और लॉक में लगाई। दरवाजा खुला। मम्मी, थोड़ा और ऊपर। मैंने जूते बदले और अंदर चला गया। जाओ रुई हाथ में एक हवाई जहाज का मॉडल पकड़े बेटी जाओ वनन के साथ खेल रही थी। अनन सोफे पर बैठी थी और अपनी छोटी छोटी टांगे हिला रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो ठिठक गई। पापा? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसमें डर सा था। 3 महीने में वो मुझसे अजनबी हो गई थी। जाओ रुई ने मॉडल नीचे रखा और खड़ी हो गई। तुम वापस आ गए। मैंने उसे देखा। वो थोड़ी दुबली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी बहुत बड़ा दुख सहा हो। मैंने बस एक हल्की आवाज निकाली और सोफे के पास जाकर बैठ गया। एनन उसके पीछे से अपना छोटा सा सिर निकालकर चुपके से मुझे देखने लगी। उसका चेहरा गुलाबी और गोल था, बहुत प्यारा। पहले मुझे उसका गाल दबाना सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन अब उस चेहरे को देखते हुए मेरे दिल में सिर्फ ठंडक थी। पानी का ग्लास मेरे सामने बढ़ाया गया। मैंने नहीं लिया। तुम्हें कब पता चला कि मैं वापस आ गया? सुबह ग्रुप लीडर वांग ने फोन किया था। ओह! लिविंग रूम में सन्नाटा था। टीवी चल रहा था लेकिन आवाज बंद थी। मेज पर फलों की प्लेट रखी थी। अंगूर बहुत ताजा थे। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। जिस दिन मुझे ले जाया गया था वो बुधवार था। उस दोपहर मेरी यूनिट का कजिन सुन पेंग घर पर खाना खाने आने वाला था। वो मेरी यूनिवर्सिटी का सीनियर था। बाद में हम एक ही सिस्टम में काम करने लगे थे। उसके माता पिता और मेरे माता पिता पुराने परिचित थे और हमारे अच्छे संबंध थे, इसलिए जाओ रुई उसे कजिन कहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी और वो अक्सर हमारे घर खाना खाने आ जाता था। मेरे ले जाए जाने के बाद क्या वो आया था? सुन पेंग हाल में आया था? जाओ रुई का शरीर बहुत हल्का सा अकड़ गया। नहीं, नहीं आया। तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई तो वो कैसे आने की हिम्मत करता? उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मेज से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। मैं खड़ा हो गया। मैं थक गया हूं, थोड़ी देर सोऊंगा। मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा। खाना बन गया है, कुछ खा लो। नहीं। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला। बिस्तर बहुत व्यवस्थित था, बिल्कुल वैसा जैसा मैं जाने से पहले छोड़कर गया था। बेड साइड टेबल पर मेरी प्रोफेशनल किताबों की जगह कुछ फैशन मैगजीन रखी थी। मैंने दराज खोली। अंदर मेरी घड़ी और वॉलेट रखे थे। छिपी हुई परत पहले ही तोड़ी जा चुकी थी और उसमें एक बदसूरत सी दरार रह गई थी। मैंने हाथ अंदर डालकर टटोला। जाओ रुई दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल घबराई हुई। जाओ यी, मेरी बात सुनो। उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वो रो रही थी। आंसू एक एक करके नीचे गिर रहे थे। मुझ पर बहुत दबाव था। मुझे डर लग रहा था। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि तुमने पैसे लिए हैं और देर सवेर तुम्हारे साथ कुछ होगा। उसने कहा कि अगर मैं खुद तुम्हारी शिकायत कर दूं तो इसे अच्छे काम के रूप में गिना जाएगा। उसके बनाए हुए झूठ और जांच के दौरान मेरे दिमाग में आए 100 संभावित कारणों में से एक भी मेल नहीं खाता था। वे वजहें इतनी मजाकिया थीं कि मुझे हंसी आनी चाहिए थी। मैं उसे रोते हुए देखता रहा, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। 15 साल की शादी। मुझे लगता था कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अब मुझे पता चला कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैंने उसे देखा, फिर उसके पार लिविंग रूम में झांकती अनन को देखा। अनन 5 साल की थी और बिल्कुल जाओ रुई जैसी दिखती थी, खासकर उसकी आंखें। पहले हर कोई कहता था, अनन तो तुम दोनों का कॉम्बिनेशन है। आंखें माँ जैसी, नाक पापा जैसी। मैंने अनन की नाक देखी, छोटी सी, बहुत सुंदर और थोड़ी ऊपर उठी हुई। क्या वो मेरी नाक जैसी थी? एक पागल ख्याल मेरे दिमाग में घुस गया। वो ख्याल एक बार आया तो फिर दबाया नहीं जा सका। वो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह था, जिसने मेरे दिल में बची आखिरी गर्माहट को भी जला दिया। मैं जाओ रुई के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो अभी भी रो रही थी। रोना बंद करो। मेरी आवाज बहुत शांत थी। वो मुझे खाली आंखों से देखने लगी। आज हम अनन को अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल? अनन बीमार है? वो घबरा गई। बीमार नहीं है, एक टेस्ट करवाना है। अगले दिन सुबह मैं 6 बजे ही जाग गया। मेरे पास जाओ रुई अभी सो रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे नींद में भी बेचैन हो। मैंने कुछ देर उसे देखा और उठ गया। मुंह धोया। आईने में आदमी दुबला हो गया था, चेहरा बदल गया था और उसकी आंखें मुझे खुद अजनबी लग रही थी। मैंने दाढ़ी बनाई और कपड़े बदले। 7 बजे मैंने अनन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अनन उठो! अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सीधे दरवाजा खोल दिया। अनन छोटे भालू वाले कंबल में सोई हुई थी। सिर्फ उसका सिर बाहर दिख रहा था। मैंने उसे उठाया।
उसने आंखें मलते हुए मुझे देखा और थोड़ी डर गई। पापा उठो, पापा तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। कहाँ? एक ऐसी जगह जहां खून लिया जाएगा। अनन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मुझे खून नहीं देना, मुझे दर्द से डर लगता है। वो बिस्तर पे लौटने लगी और जिद करने लगी। जाओ रुई की नींद खुल गई और वो कमरे में दौड़ कर आई। जाओ यान, तुम क्या कर रहे हो? सुबह सुबह पागल क्यों हो रहे हो? उसने आनंद को अपनी बाहों में ले लिया और मुझे घूरने लगी। आनंद को इंजेक्शन से डर लगता है, तुम्हें पता नहीं? आज ही कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है? मैं बच्चे को बचाने के उसके अंदाज को देख रहा था, जैसे कोई गुस्साई हुई मुर्गी अपने बच्चे को बचा रही हो। आज ही, हर हाल में जाना है। हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। आनंद हमारे बीच थी। वो कभी मुझे देखती, कभी उसे, और फिर जोर से रो पड़ी। मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे खून नहीं देना। जाओ रुई उसे गोद में लेकर एक तरफ उसे चुप करा रही थी और दूसरी तरफ मुझे घूर रही थी। आखिर तुम कौन सा टेस्ट करवाना चाहते हो? रूटीन चेकअप। मैं इतने समय से घर नहीं आया, बेटी की सेहत की चिंता तो कर सकता हूँ। नहीं, मेरा कारण ऐसा था जिसका कोई जवाब नहीं था। जाओ रुई ने होंठ काटे और चुप हो गई। मैं आगे बढ़ा और उसकी बाहों से अनन को खींचकर अपने पास ले आया। अनन और जोर से रोने लगी। या तो मैं उसे लेकर जाऊंगा या हम तीनों साथ जाएंगे, तुम चुनो। वो मुझे घूरती रही। कुछ सेकंड बाद उसकी हिम्मत टूट गई। मैं कपड़े बदलती हूँ। अस्पताल जाते समय कार में माहौल बहुत भारी था। मैं गाड़ी चला रहा था। जोर हुई और आनंद पीछे बैठे थे। आनंद अभी भी धीरे धीरे सिसक रही थी। जोर हुई पूरे रास्ते उसे चुप कराती रही, कहानियां सुनाती रही और वादा किया कि टेस्ट के बाद उसे सबसे बड़ी आइसक्रीम खरीद कर देगी। मैं रियरव्यू मिरर से उन्हें देख रहा था। वो दृश्य बहुत गर्मजोशी भरा था। एक अच्छी माँ और एक प्यारी बेटी। अगर कल वो ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होता तो शायद मेरा दिल पिघल जाता। मैं सोचता कि अभी अभी वापस आया हूँ, मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ जमी हुई पीड़ा थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आनंद को लेकर अंदर चला गया। मुझे अंदर नहीं जाना, यहाँ सारे बुरे लोग हैं। जाओ पीछे से आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आनंद पर शक कर रहे हो? उसकी आवाज तेज नहीं थी लेकिन बहुत तीखी थी। कॉरिडोर में कुछ लोग हमारी तरफ देखने लगे। मैंने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारे दिल में चोर है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कमीने हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आनंद तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी शिकायत की, तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा करोगे? मेरी और बच्चे की इतनी बेइज्जती करोगे? मैं उसका अभिनय देखता रहा। उसका हर हाव भाव, आंसू की हर बूंद, सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर था। पहले होता तो मैं बहुत पहले हार मान चुका होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। जांच करवा लेते हैं, सब पता चल जाएगा। मैंने अनन का हाथ पकड़ा और उसे बहस करना बंद कर दिया। तभी एक नर्स आई। क्या आप पितृत्व जांच करवाने आए हैं? हाँ, बड़े और बच्चे दोनों का ब्लड सैंपल लगेगा। आनंद ने खून लेने की बात सुनी तो और ज्यादा छटपटाने लगी। जाओ दौड़ कर आई और बच्चे को छीनने की कोशिश की। मैंने ताकत लगाकर आनंद को संभाला। पहले मेरा खून लिया गया, सुई मेरी बाह में चुभी और खून सैंपल ट्यूब में जाने लगा। मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर आनंद की बारी आई। दो नर्सों ने उसे पकड़ रखा था और वो दिल दहला देने वाली आवाज में रो रही थी। मम्मी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मम्मी मुझे बचाओ। जाओ पास में रो रही थी। खून लेने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी हुई। 7 कामकाजी दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। आप खुद आकर ले सकते हैं या डाक से मंगवा सकते हैं। मैं खुद लेने आऊंगा, मैंने कहा। जांच केंद्र से बाहर निकले। जाओ रोती हुई अनन को गोद में लिए हुए थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। जाओ, हम खत्म हो गए, रिजल्ट आने दो फिर बात करेंगे। मैं आगे चलकर पार्किंग की तरफ गया और वो पीछे पीछे आई। घर लौटकर उसने अनन को संभाला और सीधे स्टडी रूम में आ गई। मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर वकील की जानकारी देख रहा था। तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। उसने मेरा कंधा पकड़कर मुझे अपनी तरफ घुमाया और चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? किसने तुम्हारे सामने मेरे खिलाफ बातें की? क्या सनपेंग ने? उसने खुद ही पहले सनपेंग का नाम लिया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि वही है? वो नहीं तो कौन? हमारे घर उसके अलावा कौन आता है? उसने तुमसे जरूर कुछ कहा होगा। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक डूबते हुए आदमी को तिनका मिल गया हो। जाओ, उसकी बात पर विश्वास मत करना। वो बहुत घटिया इंसान है। वो बहुत पहले से मुझे पसंद नहीं करती। मैं उसे देखता रहा और अचानक मुझे बहुत हंसी आई। मैं अंदर 92 दिन रहा। मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरे हालात के बारे में नहीं सोचा। मेरे कजिन ने एक फोन तक नहीं किया और अब वो सारी मुसीबत सनपेंग के सिर डालना चाहती थी। उसने मुझसे क्या कहा? मैंने उसी की बात के साथ सवाल किया। वो रुक गई। उसने जरूर तुम्हारे सामने मेरे बारे में बुरा कहा होगा कि मेरा किसी दूसरे आदमी के साथ गलत रिश्ता है। उसने सावधानी से पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा और सफेद होता गया। जाओ, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। हम 15 साल से पति पत्नी हैं। मैं कैसी इंसान हूं तुम्हें नहीं पता? पहले मुझे लगता था कि मैं जानता हूं, मैंने कहा। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। रिजल्ट आने तक हम अलग कमरे में सोएंगे। मैं खड़ा हुआ और स्टडी रूम से बाहर चला गया। तुम मास्टर बेडरूम में सोना, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। वो वहीं खड़ी कांप रही थी। अगर रिजल्ट में साबित हो गया कि अनंत तुम्हारी बेटी है तो? जाओ, तब तुम क्या करोगे? मैं रुक गया। अगर वो मेरी बेटी हुई तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। मैंने गेस्ट रूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं और जाहरुई एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी हो गए हों। हम बात नहीं करते थे। खाना काम वाली बनाकर चली जाती थी। मैं और जाहरुई अलग अलग समय पर खाना खाते थे। अनंत को भी शायद कुछ समझ आ गया था। वो अब शोर नहीं करती थी। ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती थी। कभी कभी मैं उसके कमरे के पास से गुजरता तो उसे अपनी गुड़िया से बात करते सुनता। पापा मम्मी अब मुझसे बात नहीं करते। मेरे दिल में जैसे सुई चुभती थी, लेकिन मैं रुकता नहीं था। इन 7 दिनों में मैं ज्यादातर गेस्ट रूम में रहा। मैंने पिछले 12 सालों के सारे फोटो एल्बम निकाल कर देख डाले। मैं एक एक तस्वीर देखता रहा। अनंत को एक छोटी बच्ची से बड़ी होती हुई एक प्यारी लड़की बनते देखा। मैंने बचपन की अपनी तस्वीरें निकालकर तुलना की। एक भी चीज मुझसे नहीं मिलती थी। फिर मैंने जाहरुई की तस्वीरें निकाली। अनंत की आंखें, भौहें, होंठ और चेहरे का आकार लगभग उसकी कॉपी थे। मैंने सुनपेंग की तस्वीरें भी निकाली। वो मेरा यूनिवर्सिटी सीनियर था और हमारी बहुत सारी साथ की तस्वीरें थीं। मैंने अनंत की तस्वीरें सुनपेंग की तस्वीरों के पास रखी। वही उठी हुई नाक, वही मुस्कुराते समय होठों के कोनों का हल्का ऊपर उठना बिल्कुल एक जैसा था। मेरा दिल धीरे धीरे नीचे डूबता गया। मैं याद करने लगा सुनपेंग के मेरे घर आने की हर घटना। वो हमेशा शुक्रवार की शाम आता था। फल या खिलौने लेकर आता और कहता कि अनंत के लिए हैं। उसके आते ही जाहरुई बहुत खुश हो जाती। खुद खाना बनाती और उसकी पसंद के ढेर सारे व्यंजन बनाती। हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठते। उन दोनों के पास हमेशा बातें खत्म नहीं होती थीं। यूनिवर्सिटी की मजेदार बातें, फिर ऑफिस की गॉसिप। मैं कभी कभी एक बात कहता तो वे औपचारिक सा जवाब देती और फिर अपने विषय पर लौट जाती।
पहले मुझे लगता था कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे लगता था कि वे कजिन है, उनका आपस में अच्छा संबंध होना सामान्य है। मैं काम में व्यस्त रहता था और दबाव की वजह से ज्यादा बात नहीं करता था। अगर सन पेंग जाओ रूई का मन बहला देता था तो अच्छी बात थी। मैं सच में कितना बेवकूफ था। मुझे 5 साल पहले अनन के पैदा होने का दिन याद आया। डिलीवरी रूम के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। सन पेंग भी वहां था। सन पेंग मेरे पीछे पीछे आया। उसने कमरे के अंदर आनंद को देखा। उसकी आंखों की चमक मुझसे भी ज्यादा थी, जबकि मैं उसका असली बाप था। जूनियर, बधाई हो, बेटी बहुत सुंदर है। ये कहते समय वो लगातार आनंद को देख रहा था, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे एक और घटना याद आई। एक बार मैं समय से पहले ऑफिस से घर आया, दरवाजा खोला तो सन पेंग और जाओ रूई सोफे पर बहुत करीब बैठे थे। जाओ रूई रो रही थी और सन पेंग उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रहा था। मुझे देखते ही दोनों बिजली का झटका लगने की तरह अलग हो गए। कोरियन ड्रामा देख रहे थे। बहुत भावुक था। हाँ 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 हाँ, औरतें होती ही रोने वाली हैं। मैंने विश्वास कर लिया। मैं, ये बेवकूफ, बार बार विश्वास करता रहा। वो 20 लाख वाली शिकायत भी। हाँ, यही बात थी। सिर्फ वही दोनों इतनी जहरीली योजना सोच सकते थे। उन्हें लगा कि अगर मैं अंदर चला गया तो कभी बाहर नहीं आऊंगा। मेरा घर, मेरी जमा पूंजी, मेरी सामाजिक हैसियत सब धीरे धीरे उनके हो जाएंगे। उन्हें तलाक लेने की भी जरूरत नहीं थी। एक अपराधी की पत्नी, उसके किसी और आदमी से बच्चा और उसके कजिन के साथ रहना, कितनी भावुक कहानी बनती। मैंने सारी तस्वीरें समेटी, फोन उठाकर अपने एक प्राइवेट जासूस दोस्त को कॉल किया। एक आदमी की जांच करनी है। कौन? सन पेंग और मेरी पत्नी जाओ रूई। क्या जांचना है? पिछले 5 साल से अब तक के होटल बुकिंग रिकॉर्ड, पैसों का लेन देन, सब। आईजी, तुम पक्के हो? हाँ ठीक है, 3 दिन में खबर देता हूँ। फोन काट दिया। मुझे पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई। 7वां दिन आ गया, रिजल्ट लेने का दिन। मैंने यूनिट से छुट्टी ली। बाहर निकलते समय जाओ रूई दरवाजे पर खड़ी थी। उसने भी कपड़े बदल लिए थे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जरूरत नहीं, मुझे जाना ही है। मैं अपनी आंखों से रिजल्ट देखना चाहती हूँ। वो बहुत उत्साहित थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि रिजल्ट वही आएगा जो वो चाहती थी। शायद उसे लगता था कि अगर वो पर्याप्त आत्मविश्वास से पेश आएगी तो सच बदल जाएगा। मैंने उसे नहीं रोका। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। जांच केंद्र पहुंचे। मैंने अपना नाम बताया। कर्मचारी ने मुझे एक भूरे रंग का लिफाफा दिया। बहुत पतला था, लेकिन बहुत भारी लग रहा था। इतना भारी कि मेरे हाथ से लगभग छूटने वाला था। जाओ रूई उसे छीनना चाहती थी। मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैंने लिफाफे को पकड़ा। उंगलियां ठंडी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जाओ रूई ने भी देख लिया। जाओ ये, अभी भी पछताने का समय है। घर चलो और मुझसे और बेटी से माफी मांगो। मैं इस बात को ऐसे ही भूल जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कांपते हाथों से लिफाफा फाड़ा। अंदर एक कागज था। मैंने उसे निकाला और मेरी नजर सीधे सबसे नीचे चली गई। जांच निष्कर्ष। वो काली मोटी लाइन जैसे जलती हुई चाकू थी जो मेरी आंखों में घुस गई। डीएनए विश्लेषण के परिणाम के अनुसार जाओ ये को जाओ अनन का जैविक पिता होने से बाहर किया जाता है। बाहर किया जाता है, बाहर किया जाता है, बाहर किया जाता है। मेरे दिमाग में तेज आवाज हुई। सब कुछ खाली हो गया। दुनिया शांत हो गई। मुझे जाओ रूई क्या कह रही थी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे अपने दिल की धड़कन भी महसूस नहीं हो रही थी। मैं जैसे आत्मा से खाली एक कठपुतली था, बस खड़ा होकर उस कागज को देख रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद जाओ रूई की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। वो शायद चीख रही थी। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। रिपोर्ट नकली है। तुम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है। वो काउंटर की तरफ दौड़ी और मेज पीटते हुए कर्मचारियों पर चिल्लाने लगी। मैंने धीरे से रिपोर्ट मोड़ी, वापस लिफाफे में रखी और फिर अपनी अंदर वाली जेब में रख ली, सीने से लगाकर। जहां पहले गर्माहट थी, अब वो कागज उसे लोहे की तरह ठंडा कर रहा था। मैं मुड़ा। जाओ रूई अभी भी हंगामा कर रही थी। वो पागल जैसी लग रही थी। मैं उसके पास गया और उसकी बांह पकड़ ली। जाओ ये नकली है, मेरा विश्वास करो। कहीं ना कहीं गलती हुई है। घर चलो। मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे। मेरी आवाज बहुत शांत थी, इतनी शांत कि खुद मुझे अपनी नहीं लग रही थी। मैं उसे बाहर लेकर चला। उसकी ताकत मुझसे कम थी। मैं उसे घसीटते हुए अस्पताल से बाहर लाया और कार में बैठा दिया। इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर निकल गया। वो पैसेंजर सीट पर बैठी रो रही थी और बार बार कह रही थी कि यह संभव नहीं है। जाओ मेरा विश्वास करो। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही एक आदमी हो। हर महीने 6000, 3 महीने का किराया एक साथ। पहली बार तुमने 36,000 दिए थे। ये सब उस जासूस दोस्त द्वारा भेजी गई जानकारी का हिस्सा था। हर एक रकम साफ साफ दर्ज थी। जाओ रूई की आंखों में अब सिर्फ डर था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी शैतान को देख रही हो। तुमने मेरी जांच करवाई? जब तुमने मेरे खिलाफ असली नाम से शिकायत की थी, तभी तुम्हें आज के दिन के बारे में सोचना चाहिए था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाकर देखा। मेरे दोस्त ने एक एन्क्रिप्टेड फाइल का जिप भेजा था। शीर्षक था, तुम्हें जो चाहिए था सब कुछ। मैंने फोन उठाया। याईजी, सामान भेज दिया है। उन दोनों के लिए काफी है। होटल रिकॉर्ड, पैसों के लेन देन और उनके वीचैट चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं। मैंने किसी से उन्हें रिकवर करवाया है। उसमें यह भी है कि उन्होंने तुम्हें कैसे फंसाने की योजना बनाई। खुद देख लेना। मेहनत के लिए धन्यवाद। मैंने फोन काट दिया और फोन की स्क्रीन जाओ रूई की तरफ कर दी। उस फाइल का नाम चमक रहा था। वो अंदर का कंटेंट साफ नहीं देख पाई, लेकिन टाइटल समझ गई। उसकी मानसिक दीवार पूरी तरह टूट गई। जाओ ही, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हो गई। इस बार मुझे माफ कर दो। हम घर चलें। हम तलाक नहीं लेंगे। अनन के लिए। उसे पापा के बिना नहीं रहना चाहिए। मैंने जेब से वो डीएनए रिपोर्ट निकाली, उसे खोलकर उसके सामने रख दिया। उसने सिर झुकाकर देखा। जाओ ही को जाओ अनन का जैविक पिता होने से बाहर किया जाता है। उसकी रोने की आवाज अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। कार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तभी एक काली ऑडी 6 पार्किंग में आकर रुकी। गाड़ी कुछ दूरी पर रुकी। दरवाजा खुला। सन पेंग ड्राइविंग सीट से उतरा। उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे और हाथ में सुपरमार्केट के कुछ बैग थे। उनमें सब्जियां और मांस था। वो गुनगुना भी रहा था। गाड़ी लॉक करके उसने ऊपर देखा। 15 नंबर बिल्डिंग की किसी खिड़की की तरफ। उसके चेहरे पर घर लौटने वाली गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वो दिशा ठीक 1103 फ्लैट की थी। जाओ रूई ने भी उसे देख लिया। उसने उस आदमी को देखा, उसके हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग्स को देखा और उसके चेहरे की संतुष्ट मुस्कान को देखा। आखिर में उसने अपना सिर घुटनों के बीच छिपा लिया और एक दबा हुआ जानवर जैसी आधी रात का रोना निकाल दिया। मैंने गाड़ी चलाई और घर लौट आया। पूरे रास्ते जाओ रूई ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो पैसेंजर सीट पर सिकुड़ कर बैठी रही, जैसे बिना आत्मा की कोई टूटी हुई गुड़िया हो। घर पहुंचा। मैंने गाड़ी पार्क की। वो नहीं हिली। मैं उतरा और वो मेरे पीछे बिल्डिंग में आई। लिफ्ट में गई, बाहर निकली। मैंने चाबी से दरवाजा खोला। अनन ने आवाज सुनी और कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई। मम्मी। वो जाओ रूई की तरफ दौड़ी। जाओ रूई का शरीर अकड़ गया और उसने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया। अनन उससे टकराते टकराते बची और वहीं खड़ी रह गई। उसकी बड़ी आंखों में सिर्फ उलझन और दुख था। उसने जाओ रूई को देखा, फिर मुझे देखा, फिर वो धीरे धीरे अपने कमरे में वापस चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने जूते बदले और लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। तुम भी बैठो। जाओ रूई किसी कठपुतली की तरह मेरे सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई। मैं स्टडी रूम में लैपटॉप लेने नहीं गया। मैंने लिविंग रूम का स्मार्ट टीवी खोला।
फोन की सारी चीजें बड़े टीवी स्क्रीन पर कास्ट कर दी। पहली तस्वीर वही डीएनए रिपोर्ट थी, काले कागज पर सफेद अक्षर। निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। पहले इस बारे में बात करते हैं। एन मेरी बेटी नहीं है, इसलिए तलाक के बाद उसकी कस्टडी तुम्हारे पास होगी। मैं कोई चाइल्ड सपोर्ट नहीं दूंगा। हमारे बीच किसी विजिटेशन की भी जरूरत नहीं है। जोर हुई का शरीर हल्का सा डगमगाया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने नेक्स्ट दबाया। स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दी। ये मेरी बनाई हुई एसेट्स लिस्ट थी। दूसरा, संपत्ति। ये 180 वर्ग मीटर का घर है। इसे मैंने शादी से पहले पूरी रकम देकर खरीदा था। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर सिर्फ मेरा नाम है। ये मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। घर की ये कार 5 लाख की है और मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। इसे भी मैंने शादी से पहले की सेविंग से खरीदा था। ये भी शादी से पहले की संपत्ति है। तुम्हारा इसमें भी कोई हिस्सा नहीं है। सेविंग्स हम दोनों के नाम पर जो है वो अपने अपने पास रहेगा। मैंने तुम्हारा अकाउंट चेक किया है। तुम्हारे माता पिता से मिले पैसों के अलावा सन पेंग ने पिछले साल से धीरे धीरे तुम्हें 3,20,000 ट्रांसफर किए हैं। तुमने अपनी माँ का कार्ड बीच में इस्तेमाल किया, ये सोचकर कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। ये पैसे तुम्हारे और उसके अफेयर का सबूत है। मैं इन्हें कोर्ट में पेश करूंगा। मेरी हर बात के साथ जाओ रुई का चेहरा और सफेद होता गया। मैंने नेक्स्ट पेज किया। स्क्रीन पर एक एक करके तस्वीरें चलने लगी। सन पेंग और वो अलग अलग होटल्स के बाहर या रेजिडेंशियल पार्किंग में गले मिलते और किस करते हुए। समय और जगह सब साफ साफ दर्ज थे। तीसरा, तलाक का कारण शादी के दौरान अफेयर, दूसरे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक गलत संबंध। इस बात के सबूत पक्के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जाओ रुई ने सुन पेंग के साथ मिलकर जानबूझकर मेरे खिलाफ झूठी शिकायत और साजिश की ताकि मैं जेल जाऊं और तुम मेरी पूरी संपत्ति हड़प सको। ये सिर्फ अफेयर नहीं है, ये अपराध है। स्क्रीन पर वीचैट चैट के स्क्रीनशॉट्स आने लगे। पति को शायद अब मुझ पर शक होने लगा है। क्या करें? डर किस बात का? प्लान के हिसाब से चलो। जब वो अंदर चला जाएगा तुम और एनन दोनों मेरे हो जाओगे। वो 20 लाख वाली डिपॉजिट स्लिप, क्या वो सच में विश्वास करेगा? तुम बस ये कहना कि तुमने अपनी आंखों से देखी है। जांच वाले गलती से किसी को पकड़ लेंगे लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही वो कंट्रोल में आया हम जीत गए। ये सब उसकी आखिरी उम्मीद को तोड़ने वाली बातें थी। जाओ रुई टीवी स्क्रीन पर अपनी और सन पेंग की गंदी बातें देख रही थी। आखिर वो पूरी तरह टूट गई। नहीं, ऐसा नहीं था। उसने मुझे मजबूर किया। सब सन पेंग की वजह से हुआ। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ धीरे धीरे और बुरा व्यवहार करोगे। उसने कहा कि सिर्फ वही मुझे खुश रख सकता है। तुम्हारी शिकायत करना भी उसी का आइडिया था। उसने कहा कि जैसे ही तुम गिरोगे हम हमेशा साथ रह सकेंगे। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटाकर सन पेंग पर डाल दी। इस पल भी वो अभिनय कर रही थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। लिविंग रूम फिर शांत हो गया। मैं खड़ा हुआ और स्टडी रूम से पहले से प्रिंट की हुई 2 फाइल्स लेकर आया। उन्हें उसके सामने कॉफी टेबल पर पटक दिया। एक थी डिवोर्स एग्रीमेंट, दूसरी थी वॉलंटरी प्रॉपर्टी रिलिंक्विशमेंट डिक्लेरेशन। साइन करो, साइन करो। कल हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे, शांति से अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हारी झूठी शिकायत के लिए क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाऊंगा। तुम्हें आखिरी थोड़ी सी इज्जत भी दे रहा हूं। तुम बिना कुछ लिए घर से निकल जाओगी, बस इतना ही। अगर तुमने साइन नहीं किया तो ये सारे सबूत, आनंद की डीएनए रिपोर्ट समेत मैं 100 कॉपीज प्रिंट करूंगा। एक कॉपी कोर्ट को दूंगा, बाकी तुम्हारे माता पिता को, हमारे दोनों परिवारों के रिश्तेदारों को, हमारी यूनिट को, सुन पेंग की यूनिट को। मैं हर किसी को बता दूंगा कि तुम जाओ रुई कैसी औरत हो और सुन पेंग कैसा आदमी है। उस वक्त तुम सिर्फ पैसा और घर नहीं खोगी, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इंसान के तौर पर जो सम्मान बचा है वो भी खो दोगी। जाओ रुई ने टेबल पर रखी फाइल्स देखी, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले नफरत थी, फिर विनती और आखिर में सिर्फ राख जैसी खालीपन। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। जाओ रुई पूरी रात नहीं सोई थी, सोफे पर बैठी थी जैसे बिना जान की कोई मूर्ति हो। कॉफी टेबल पर वे दोनों फाइल्स अभी भी रखी थी। उसने उन्हें छुआ तक नहीं था। मैंने उसे नहाने या कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा। मेरे पास आज इससे भी जरूरी काम था। बाहर निकलने से पहले मैंने उसे देखा। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं सोचने के लिए। कल सुबह मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। इतना कहकर मैं घर से निकल गया। मैं यूनिट नहीं गया, सीधे एक लॉ फर्म पहुंचा। इन 7 दिनों में मैंने इंटरनेट पर खोजकर शहर के सबसे मशहूर मैरिज लॉयर को ढूंढा था। उसका नाम था जांग चैंग। तय समय पर मैं लॉयर जांग से मिला। वो 40 से ज्यादा उम्र का था, गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए हुए और बहुत तेज तर्रार दिख रहा था। मिस्टर जाओ, नमस्ते। लॉयर जांग। हमने हाथ मिलाया और आमने सामने बैठ गए। मैंने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। ब्रीफ केस से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसके सामने रख दी। लॉयर जांग, मुझे तलाक चाहिए, इसमें सारे सबूत हैं। लॉयर जांग ने सिर हिलाया, यूएसबी कंप्यूटर में लगाई और फोल्डर खोला। वो एक एक करके फाइल्स देखने लगा। डीएनए रिपोर्ट से शुरू किया, बहुत ध्यान से। उसने पूरे आधे घंटे लगाए। सब देखने के बाद उसने चश्मा उतारा और भौं मलने लगा। मिस्टर जाओ, सच कहूं तो मैंने सैकड़ों डिवोर्स केसेस संभाले हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा इतने विनाशकारी तरीके से एविडेंस तैयार करने वाला केस पहली बार देख रहा हूं। ये सबूत तुम्हारी पत्नी को कोर्ट में पूरी तरह बेबस कर देंगे। उसका बिना कुछ लिए घर से जाना तय है, तो मैं आपको हायर करता हूं। मेरी मांग बहुत सिंपल है। पहली, जल्द से जल्द तलाक। दूसरी, वो एक पैसा भी न ले जा सके। तीसरी, अनंत की कस्टडी उसे ही मिले। मैं इस बच्चे से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। कोई समस्या नहीं। कानून के अनुसार नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए तुम्हारी कोई चाइल्ड सपोर्ट रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। प्रॉपर्टी के मामले में सामने वाला सीरियस फॉल्ट पर है और तुम्हारी संपत्ति को जानबूझकर ट्रांसफर और कब्जा करने की कोशिश भी की गई है। तुम्हारी प्री मैरिटल प्रॉपर्टी पूरी तरह सुरक्षित है। शादी के बाद की जॉइंट प्रॉपर्टी का डिवीजन भी तुम्हारे पक्ष में जाएगा। ठीक है, हमने लॉयर फी तय की और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जाते समय मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, लॉयर जांग, कानूनी तौर पर उस आदमी के खिलाफ मैं और क्या कर सकता हूँ? लॉयर जांग कुछ पल रुका। सिर्फ एडल्ट्री के लिए कानून से सजा दिलाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पक्का सबूत है कि उसने तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत और साजिश में हिस्सा लिया और उसे लीड किया तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जा सकती है। लेकिन तुम्हारे दिए चैट रिकॉर्ड से लगता है कि वे काफी चालाक हैं। ज्यादातर बातें मौखिक रूप से तय हुई हैं। पूरी एविडेंस चेन बनाना मुश्किल होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर की तुलना में उसके वर्क प्लेस और रेपुटेशन से शुरुआत करना शायद ज्यादा सीधा और इफेक्टिव हमला होगा। उसकी बात बिल्कुल वही थी जो मैं सोच रहा था। समझ गया, धन्यवाद लॉयर जांग। मैं लॉ फर्म से बाहर निकला। लगा जैसे दिल पर रखा पत्थर आधा हट गया हो। बदला लेने का कानूनी हथियार मेरे पास था। अब अगला मोर्चा अलग था। सड़क किनारे खड़े होकर मैंने फोन निकाला। जोरुई को फोन नहीं किया, बल्कि अपनी यूनिट के डायरेक्टर जांग को कॉल किया। फोन जल्दी उठ गया। लिटिल जाओ, आराम कैसा चल रहा है? डायरेक्टर जांग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं अच्छी तरह रिकवर हो गया हूँ। डायरेक्टर जांग, आप बताइए कब कन्वीनियंट होगा? मैं जल्द से जल्द यूनिट वापस आकर काम करना चाहता हूँ। फोन की दूसरी तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर अचानक वो खुश हो गया। अच्छा है, कभी भी आ सकते हो। तुम्हारा ऑफिस मैंने अब तक लिटिल ली से तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। वो रोज साफ करता है। धन्यवाद डायरेक्टर जांग। और पिछली बार आपने जो मेरी रेपुटेशन रिस्टोर करने वाली मीटिंग की बात की थी, ओह हाँ हाँ, आप बताइए छोटी मीटिंग रखें या? डायरेक्टर जांग, मुझे लगता है मीटिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। मैं सड़क पर तेजी से गुजरती गाड़ियों को देख रहा था और मेरी आंखों में कठोरता आ गई थी। बेहतर होगा कि पूरी यूनिट के सभी मिडिल लेवल ऑफिसर्स इसमें शामिल हों। आखिर इस घटना का असर छोटा नहीं था। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बेगुनाही जाने। मुझे सिर्फ तलाक नहीं चाहिए था, मुझे वो सब वापस चाहिए था जो मैंने खोया था। इज्जत, पोजीशन और न्याय, एक भी चीज कम नहीं। अगले दिन सुबह जब मैं गेस्ट रूम से बाहर निकला, जाओ रुई अभी भी सोफे पर बैठी थी। पूरी रात वहीं बैठी रही थी। उसके सामने वही दोनों फाइल्स थी। डिवोर्स एग्रीमेंट के आखिरी पेज पर उसका नाम साइन हो चुका था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उसने पूरी ताकत लगाकर लिखा हो।
मैं उसके पास गया और डॉक्यूमेंट्स चेक किए। प्रॉपर्टी रिलिंक्विशमेंट डिक्लेरेशन भी साइन था। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जैसे कोई सूखा कागज फट रहा हो। मैंने दूसरी फाइल उठाई और उसके सिग्नेचर और थंब प्रिंट देखे। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट्स ब्रीफकेस में रख लिए। आईडी कार्ड, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक, मैरिज सर्टिफिकेट, सब तैयार रखना। 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर मिलते हैं। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा और बाहर जाने लगा। जाओई, उसने पीछे से मुझे पुकारा। एमन, क्या वो सच में सनपेंग की बेटी है? उसकी आवाज में सचमुच थोड़ी शंका थी। मैं लगभग हंस पड़ा। इस हालत तक पहुंचने के बाद भी वो उम्मीद पकड़े हुए था, या शायद अपने लिए बहाना ढूंढ रहा था, ये साबित करने के लिए कि उसने शुरू से मुझे धोखा नहीं दिया था। इस सवाल का जवाब तुम्हें सनपेंग से पूछना चाहिए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। धूप अच्छी थी। मैं गाड़ी चलाकर यूनिट पहुंचा। समय 8:30 था। बहुत से सहकर्मी अभी अभी काम पर आए थे। कॉरिडोर में मुझे देखकर उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ में सिंपैथी थी, कुछ में क्यूरियोसिटी और कुछ दूरी बनाए हुए थे। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने ऑफिस की तरफ चला गया। दरवाजा लॉक था। मैंने चाबी निकाली और खोला। अंदर एकदम साफ था। मुझसे डायरेक्टर जांग ने मुझसे झूठ नहीं, उसने सच में लिटिल ली से रोज सफाई करवाई थी। मैं बैठा और कंप्यूटर खोलकर पेंडिंग ईमेल्स देखने लगा। 9:30 बजे डायरेक्टर जांग का सेक्रेटरी दरवाजा खटखटा कर आया। सेक्शन ऑफिसर जाओ, डायरेक्टर आपको बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। ठीक है, मैं खड़ा हुआ, कॉलर ठीक किया और उसके साथ चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। डायरेक्टर जांग चेयरपर्सन की सीट पर बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने हाथ से बुलाया। आओ जाओई, यहाँ बैठो। उन्होंने अपने पास की सीट की तरफ इशारा किया। मैं जाकर बैठ गया। मुझे अपनी पीठ पर अनगिनत नजरें महसूस हो रही थीं, जैसे सर्च लाइट्स पड़ रही हों। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में सनपेंग को भी देखा। वो सिर झुकाकर बैठा था और मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी हालत उस दिन से बिल्कुल अलग थी जिस दिन मुझे ले जाया गया था। मीटिंग शुरू हुई। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज नहीं हुई। डायरेक्टर जांग सीधे मुद्दे पर आए। पहले उन्होंने यूनिट में डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स की इंपॉर्टेंस पर कुछ बातें की। फिर उनका स्वर बदल गया। कुछ समय पहले हमारी यूनिट में एक घटना हुई। हमारे साथी जाओई के खिलाफ असली नाम से शिकायत की गई। कहा गया कि वो आर्थिक गड़बड़ी में शामिल है। कॉन्फ्रेंस रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिटी डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और जाओई की 3 महीने तक जांच की गई। डायरेक्टर जांग की आवाज गंभीर थी। आज सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस घटना का ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन बताया जा सके। जांच में पाया गया कि जाओई द्वारा 20 लाख रिश्वत लेने की शिकायत पूरी तरह झूठी थी। ये मैलिशियस फॉल्स एक्यूजेशन थी। डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी करके जाओई के फैक्ट्स क्लियर किए हैं और उनकी रेपुटेशन रिस्टोर की है। उन्होंने डॉक्यूमेंट नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। यहां मैं डायरेक्टर बोर्ड की तरफ से जाओई से गहरी माफी मांगता हूं। हम अपने ऑफिसर की रक्षा ठीक से नहीं कर पाए और आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। इतना कहकर वो खड़े हुए और मेरे सामने गहरा झुक गए। पूरे कमरे में हलचल मच गई। डायरेक्टर जांग, इसमें आपकी गलती नहीं है, यूनिट की भी गलती नहीं है। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उन्हें संभाला। डायरेक्टर जांग सीधे हुए और मेरा हाथ पकड़ लिया। हा, अच्छे साथी हो। फिर उन्होंने पूरे कमरे की तरफ मुड़कर कहा, जाओई हमारी यूनिट के की प्रोफेशनल है। पिछले 15 सालों से उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। इस घटना ने उनके व्यक्तिगत जीवन और परिवार दोनों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी यूनिट इससे सबक लेगी। साथ ही हमें अपने साथियों पर भरोसा और समर्थन बनाए रखना चाहिए। तालियां बजने लगी। पहले हल्की सी, फिर धीरे धीरे तेज। मैंने देखा बहुत से सहकर्मियों की आंखों में मेरे लिए सिंपैथी अब रिस्पेक्ट में बदल चुकी थी। मेरी रेपुटेशन उसी पल फिर से चमक उठी। डायरेक्टर जांग ने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा। मैं माइक्रोफोन के सामने गया। नीचे बैठे लोगों की भीड़ को देखा। मेरी नजर आखिर सनपेंग के सफेद पड़े चेहरे पर जाकर रुकी। हमारी नजरें एक सेकंड के लिए मिली। वो जैसे जल गया हो। तुरंत सिर झुका लिया। मैंने माइक्रोफोन उठाया। मेरी आवाज साफ और स्थिर थी। संगठन के भरोसे के लिए धन्यवाद, लीडरशिप की चिंता के लिए धन्यवाद। इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सोचा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने यूनिट में 15 साल काम किया है, मैं हमेशा एक बात पर विश्वास करता रहा हूं। ईमानदार आदमी को किसी चीज का डर नहीं होता। मुझे संगठन पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। मुझे विश्वास था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। आज वो न्याय मुझे मिल गया। मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। मेरी आवाज ठंडी हो गई। झूठी शिकायत और साजिश सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं थी, यह हमारे पूरे काम बदल के लिए चुनौती थी। यह संगठन की डिसिप्लिन का अपमान था। जो आदमी अंधेरे में छिपकर घटिया तरीकों से किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मैं रुका। मेरी नजर चाकू की तरफ फिर सनपेंग की तरफ गई। उसने सिर और नीचे कर लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि संगठन इस मामले की तह तक जाएगा और बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा, मैंने कहा और चेयरपर्सन तथा नीचे बैठे सभी सहकर्मियों की तरफ गहरा झुककर अभिवादन किया। कॉन्फ्रेंस रूम में जोरदार तालियां गूंज उठी। इस बार हर किसी की तालियां दिल से थीं। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी दुनिया शांत हो गई। यूनिट के कॉरिडोर में चलते हुए हर कोई खुद आगे बढ़कर मुझे ग्रीट करने लगा। सेक्शन ऑफिसर जाओ वापस आ गए। सेक्शन ऑफिसर जाओ, आपने बहुत कष्ट सहा। उनके चेहरों पर सही मात्रा में कंसर्न और वार्मथ थी, जैसे पिछले 3 महीनों की दूरी और शक कभी हुआ ही ना हो। सनपेंग था। उसकी आवाज थकान और डर से भरी थी। मेरे पास तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। नहीं है, प्लीज सिर्फ 10 मिनट। उसकी आवाज रोने जैसी थी। ठीक है। मैंने फोन काटा और उठ गया। धीरे धीरे नीचे गया। टी हाउस में ज्यादा लोग नहीं थे। सनपेंग ने सबसे कोने वाली सीट चुनी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो एक साथ बचाने वाले आदमी और यमराज दोनों को देख रहा हो। उसके सामने रखी चाय को उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। मैं बैठ गया और खुद चाय डाली। बोलो। आई। सेक्शन ऑफिसर जाओ। वो घबराकर शब्द जोड़ नहीं पा रहा था। आज मीटिंग में जो कहा गया मैंने सब सुना। मुझे अपनी गलती पता है। मुझे सच में अपनी गलती पता है। मैं पीछे टिक गया और उसकी तरफ से नजर हटा ली। जो कहना है कहो, ये सब मत करो। टी हाउस का कर्मचारी हमारी तरफ देखने लगा। सनपेंग फिर जल्दी से सीधा बैठ गया। सेक्शन ऑफिसर जाओ। वो सच में मेरा आइडिया नहीं था। जाओ रुई थी। भाभी ने, उसी ने ऐसा करने की जिद की थी। उसने कहा कि जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे उसे आजादी नहीं मिलेगी। वो भी वही अभिनय शुरू कर रहा था, बिल्कुल जाओ रुई जैसा। सारी जिम्मेदारी दूसरे पर डालना। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी चुप्पी ने उसका डर और बढ़ा दिया। सच में, मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे समझाया था। मैंने कहा था कि यह बहुत रिस्की है,
बहुत गलत है। मैंने फोन अनलॉक नहीं किया, बस स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। स्टैंड बाय स्क्रीन पर अभी अभी सेट की गई एक फोटो थी। उसमें वो और जाओ रूई उस रेंटल अपार्टमेंट के नीचे गले मिलकर किस कर रहे थे। ये फोटो मुझे मेरे दोस्त ने भेजे वीडियो से मिली थी। हाई क्वालिटी और बिल्कुल साफ। सन पेंग की आंखें फोन स्क्रीन पर जम गई। उसके चेहरे का खून कॉन्फ्रेंस रूम से भी ज्यादा उतर गया। उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। और कुछ दिखाऊं? जैसे तुम्हारी चैट रिकॉर्ड्स। मैंने तुम्हें कैसे फंसाया, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करनी थी, कैसे तुम्हारे उस कजिन के पति को खाली हाथ घर से निकालना था, पूरी योजना कैसे बनाई थी। सनपेंग का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके माथे से पसीना बड़ी बड़ी बूंदों में गिरने लगा। या फिर अनंत के बारे में बात करें? मैंने आखिरी भारी वार किया। तुम उसे बहुत पसंद करते हो, है ना? जब भी मेरे घर आते थे उसके लिए सबसे महंगे टॉयज लाते थे। जिस दिन वो पैदा हुई तुम मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। मैं जानना चाहता हूं आखिर किस हैसियत से तुम मेरी बेटी की इतनी चिंता करते थे? बस करो। सनपेंग आखिर टूट गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज निकाली, प्लीज बस करो। मैंने फोन वापस रख दिया और चाय की एक घूंट ली। चाय ठंडी हो चुकी थी। तुमने मेरे दिल पर हथौड़े जैसा वार किया। तुमने मेरी 15 साल की शादी बर्बाद कर दी। मेरे परिवार पर से मेरा पूरा भरोसा खत्म कर दिया। तुम मेरी पूरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते थे। जाओ ये, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर से भी बदतर हूं। उसने सिर उठाया। पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था। मैं आगे झुका और उसके करीब जाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे, अब दो रास्ते हैं। पहला, मैं सारे सबूत डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन को दूंगा, तुम्हारी यूनिट के लीडर्स को भी दूंगा। नेशनल ऑफिसर के खिलाफ झूठी शिकायत और साजिश का अपराध क्या होता है तुम खुद जानते हो। तुम होगा। दूसरा, कल सूरज निकलने से पहले अपनी यूनिट में रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करो। फिर एक डिटेल्ड कन्फेशन लिखो। तुमने जाओ रूई के साथ मिलकर कैसे ये योजना बनाई, कैसे एक एक कदम करके सब किया, सब कुछ ज्यों का त्यों लिखो, अपने नाम से साइन करो और मुझे दे दो। ये दोनों काम कर दो, फिर तुम जा सकते हो। इस शहर से निकल जाओ और कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। मैंने कहा, चुन लो। सुन पेंग कुर्सी पर ढह गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। वो जानता था कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। बदनामी और जेल में जाने की तुलना में इज्जत से भाग जाना ही उसके हाथ में बचा आखिरी सहारा था। टी हाउस से बाहर निकला तो मैंने समय देखा। 8:50 बजे थे। तय समय में अभी थोड़ा वक्त था। मैं गाड़ी चलाकर बिना जल्दबाजी के सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ गया। कार पार्क की और दरवाजे तक पहुंचा। जोर भी पहले से वहां इंतजार कर रही थी। उसने ग्रे ट्रेंच कोट पहना था। बाल ढीले से बंधे थे। चेहरे पर मेकअप नहीं था। वो पीली और थकी हुई दिख रही थी। हाथ में क्लॉथ बैग था जिसमें आज इस्तेमाल होने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मुझे देखते ही उसने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं कहा। मुझे भी बोलने की इच्छा नहीं हुई। हम ऐसे अंदर गए जैसे किसी सरकारी काम के लिए लाइन में खड़े दो अजनबी हों। नंबर, लाइन, इंतजार। पूरा प्रोसेस बिल्कुल शांत था। आसपास कई कपल्स आ जा रहे थे। कुछ खुशी खुशी मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए थे, कुछ उदास चेहरे से पेपर वर्क करने। हमारे बीच का सन्नाटा उस माहौल में बहुत अलग लग रहा था। आखिर हमारा नंबर बुलाया गया। हम विंडो के सामने जाकर बैठे। आप दोनों वॉलंटरी डिवोर्स के लिए आए हैं? हाँ। प्रॉपर्टी डिवीजन पर सहमति हो गई है? बच्चे की कस्टडी का क्या? सब तय हो गया है? अग्रीमेंट में सब साफ लिखा है। महिला अधिकारी ने हमारी डिवोर्स अग्रीमेंट उठाई और जल्दी से पढ़ी। जब उसने देखा कि महिला ने वॉलंटरीली सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी है और मैरिज से पैदा हुई बेटी की कस्टडी खुद लेने और पुरुष से चाइल्ड सपोर्ट न लेने पर सहमति दी है, तो उसने हैरानी से जाओ रूई की तरफ देखा। जाओ रूई ने सिर और नीचे कर लिया। अधिकारी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। आखिर ये दूसरे परिवार का मामला था। इसे भर दीजिए। हम दोनों चुपचाप फॉर्म भरने लगे। मैंने बहुत जल्दी लिखा, नाम जाओ यी, नेशनैलिटी। हाँ, डिवोर्स रीजन वाले कॉलम में मैंने सिर्फ 4 शब्द लिखे, रिश्ता टूट चुका है। मैंने उसे आखिरी इज्जत दे दी। फॉर्म भरने और फोटो लेने के बाद जब ऑफिशियल सील की आवाज उन दोनों लाल डिवोर्स सर्टिफिकेट्स पर पड़ी, मैंने देखा जाओ रूई का शरीर जोर से कांप गया। सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। मैंने अपना सर्टिफिकेट उठाया,